MRS एसोसिएट्स की फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। यह हमारी तीसरी कड़ी है, तो हम इसी विषय पर अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आज हम जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं वो ये है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग देखा जाए तो लगभग हर बिजनेस, हर निवेशक के लिए ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी फैसले लेने में। और हाँ, एक्सेल शीट वो इसका सबसे बड़ा हथियार है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, बात सीधी सी है। आपको किसी स्टार्टअप में पैसा लगाना है, या मान लीजिए कोई कंपनी खरीदनी है, या फिर बैंक को लोन देना है, हर केस में आपको कंपनी की सही कीमत, जिसे हम फेयर वैल्यू कहते हैं, वो पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल मॉडलिंग बस इसी कैलकुलेशन में मदद करता है। और ख़ास तौर पर अगर DCF मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड समझना है, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग तो समझना ही पड़ेगा। अच्छा, तो चलिए कुछ मुख्य तरीकों पर बात करते हैं। एक तो आपने शायद सुना होगा PEG रेशियो। हाँ, PEG रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो को ग्रोथ रेट से डिवाइड करते हैं, पर सवाल यह है कि वो ग्रोथ रेट आएगा कहाँ से। बिल्कुल, यहीं पर फाइनेंशियल मॉडलिंग काम आता है। वो अनुमान लगाने में मदद करता है। और एक और बड़ा दिलचस्प तरीका है, एक मेंटल मॉडल कह सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग, अच्छा। हाँ, कई बड़े मंझे हुए निवेशक इसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप करते क्या हैं कि कोई प्रोडक्ट बनाने का फैसला करने से पहले ही मार्केट को खंगालते हैं। मांग कितनी है, सप्लाई साइड कैसी है, लोगों की ज़रूरत क्या है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, बिक्री से जुड़े सारे फैक्टर्स, पहले डेटा फिर फैसला। इससे होता यह है कि भविष्य की ग्रोथ और सेल्स का अंदाजा ज्यादा पुख्ता होता है, सिर्फ गट फीलिंग से बेहतर। ये तो वाकई में लॉजिकल लगता है। अच्छा, अब जरा DCF पर आते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसका अक्सर एक फॉर्मूला दिखता है, काफी जटिल सा, CF1/1+R वगैरह। हाँ, वो फॉर्मूला तो है, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझना ज्यादा जरूरी है। DCF का जो मूल सिद्धांत है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब पैसे का मूल्य समय के साथ बदलता है। अच्छा, सोचिए, आज आपको कोई 1 लाख रुपए दें या कहे कि 2 साल बाद 1 लाख रुपए लो, आप क्या चुनेंगे? आज ही लेना चाहूंगा, जाहिर है। बिल्कुल, क्योंकि आज के 1 लाख की कीमत महंगाई और निवेश के मौके वगैरह की वजह से 2 साल बाद मिलने वाली 1 लाख से ज्यादा है। तो DCF क्या करता है? ये भविष्य में कंपनी जो कैश फ्लो कमाएगी उसका आज का मूल्य यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालता है। अच्छा, तो भविष्य के अनुमानित कैश फ्लो को आज की वैल्यू में बदल देता है। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए वो भविष्य के कैश फ्लोज CF और एक डिस्काउंट रेट R का इस्तेमाल करता है। ये डिस्काउंट रेट उस निवेश में कितना रिस्क है उसको दिखाता है। लेकिन ये भविष्य के कैश फ्लो का अनुमान लगाना या डिस्काउंट रेट तय करना, ये तो काफी सब्जेक्टिव होगा, है ना? हाँ, मतलब इसमें अंदाजे की बात ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। और यही फाइनेंशियल मॉडलिंग की सबसे बड़ी चुनौती भी है। इन अनुमानों में जरा सा भी फेरबदल हुआ तो कंपनी की वैल्यूएशन पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसीलिए मॉडल बनाते वक्त जो मान्यताएं यानी अजम्पशंस ली जाती हैं, उनको लेकर बहुत सावधान रहना पड़ता है, बहुत सोच समझकर चुनना पड़ता है। और इन सब का आधार क्या होता है? मतलब ये अनुमान कहाँ से आते हैं? इनका आधार होते हैं कंपनी के 3 मुख्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी PNL, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, आइटम वाइज। भविष्य के डेटा का अनुमान लगाने के लिए सबसे अहम चीज होती है बिक्री यानी सेल्स ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लगाना। यहीं से शुरुआत होती है अक्सर। और हाँ, एक टर्म और आता है, फ्री कैश फ्लो। इसका क्या मतलब है? हाँ, फ्री कैश फ्लो सीधे शब्दों में कहें तो ये वो कैश है जो कंपनी अपने रोजमर्रा के कामकाज ऑपरेशन से कमाती है, और उसमें से जो जरूरी पूंजीगत खर्च मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे नई मशीनरी खरीदना या फैक्ट्री बनाना, वो घटाने के बाद बचता है। ये वो पैसा है जो कंपनी के पास असल में बचता है, जिसे वो चाहे तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे सकती है या अपना कर्ज चुका सकती है। समझ गया। तो ये मॉडलिंग आखिर इस्तेमाल कहाँ होती है? मुख्य उपयोग क्या है इसके? इसके कई उपयोग हैं। सबसे मुख्य तो है कंपनी की फेयर वैल्यू निकालना, जैसा हमने पहले कहा। फिर ये विलय और अधिग्रहण मतलब मर्जर एंड एक्विजिशन M&A के फैसलों में बहुत काम आता है। अच्छा, कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो उसकी व्यवहार्यता यानी बिजनेस वायबिलिटी जांचने में मदद करता है। क्या ये आइडिया चलेगा, कितना पैसा लगेगा? प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में भी।
हाँ, बड़े प्रोजेक्ट्स का अनुमान लगाने में भी कितना खर्चा आएगा, कितना समय लगेगा, क्या रिटर्न्स मिलेंगे, इन सब में मॉडलिंग जरूरी है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सब होता है एक्सेल में। तो एक्सेल के कुछ फंक्शंस भी जरूरी होंगे। हाँ बिल्कुल, एक्सेल तो जैसे इसका मैदान है। वैसे तो कई एडवांस्ड फंक्शंस हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें भी बहुत काम आती हैं। जैसे सम फंक्शन, कैश फ्लोज को जोड़ने के लिए। एवरेज फंक्शन, मान लीजिए आपको पिछले सालों की ग्रोथ रेट का औसत निकालना है। अच्छा। फिर सॉर्ट एंड फिल्टर्स हैं, जब डेटा बहुत ज्यादा और जटिल हो जाता है तो उसे समझने लायक बनाने के लिए सॉर्टिंग और फिल्टरिंग बहुत जरूरी है। वर्णमाला के हिसाब से, नंबर के हिसाब से। हाँ, ये तो रोजमर्रा के काम में भी आता है। बिल्कुल। और फिर थोड़े एडवांस्ड फंक्शंस जैसे एनपीवी, आईआरआर हैं, जो सीधे डीसीएफ कैलकुलेशन में मदद करते हैं, या फिर व्हाट इफ एनालिसिस करने के लिए डेटा टेबल्स और गोल सीक जैसे टूल्स भी बहुत पावरफुल हैं एक्सेल में। तो संक्षेप में कहें, फाइनेंशियल मॉडलिंग एक बहुत ही अहम टूल है। एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर और डीसीएफ, रिवर्स इंजीनियरिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके हम बिजनेस की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं और बेहतर वित्तीय फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इन सब टूल्स और कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए, खासकर रिवर्स इंजीनियरिंग को, कोई व्यक्ति इसे सिर्फ नए निवेश के मौकों पर ही क्यों लगाए? क्या इसे अपने मौजूदा बिजनेस या शायद अपने करियर के रास्ते की ग्रोथ संभावनाओं को आंकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? खास तौर पर तब जब बाजार के ट्रेंड्स इतनी तेजी से बदल रहे हों। इस पर सोचिएगा जरूर।